हेलो ताहा। आवाज आ रही है मेरी? हेलो चेतना। गुड इवनिंग सर। बच्ची, हमने कितने एडजस्टमेंट्स किए हैं कुछ बता सकते हैं? लास्ट क्लास में कितना रिवाइज कर लिया था? कौन कौन सा कर लिया है? मैं एक बार वैसे देख सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे बता दें। हमने आई थिंक इंटरेस्ट ऑन लोन तक डिस्कस कर लिया था, यस सर, 7 हो गए सर। है ना? इंटरेस्ट ऑन लोन के 2 एग्जांपल्स भी ले लिए थे। यस सर। टोटल हम लोगों ने 7 एडजस्टमेंट डिस्कस किया है लास्ट क्लास में। यस सर। वेरी गुड। आइए जी, आज हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है। एडजस्टमेंट नंबर 8 में जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो है हमारे लिए बैड डेट्स। ये है हमारे लिए बैड डेट्स। जी, बैड डेट्स का क्या करना है? देखिए, बैड डेट्स की सिचुएशन ये है कि आपको बैड डेट्स को 2 जगह रिकॉर्ड करनी है। पहली रिकॉर्डिंग उसकी प्रॉफिट एंड लॉस में है, और प्रॉफिट एंड लॉस में ये डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कोई पहले से बैड डेट्स है, इफ ऑलरेडी अपीयर, अगर कोई पहले से बैड डेट्स है बेटा, तो उसमें ऐड कर देंगे आप फर्दर बैड डेट्स कहकर। फर्दर बैड डेट्स के नाम से बैड डेट्स को आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप जाएंगे एसेट साइड। एसेट्स में आप उसे लेस कर देंगे फ्रॉम डेटर्स। जो भी डेटर्स होगा उसमें से आप माइनस कर देंगे। ये बैड डेट्स की सिचुएशन है। क्लियर है? अब आइए एग्जांपल पे। मानते हैं कि भाई हमारे पास ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। डेटर जो है बेटा, वो है हमारा 10 लाख, और पहले से बैड डेट्स भी है, वो है बेटा 50,000 का। और एक बच्चे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन रुपीज। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बातें कही गई हैं? लिखा हुआ है बेटा, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ रुपीज 70,000। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ, ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया। अब इसे हमें सॉल्व करना कैसे करेंगे? तो बेटा, डेटर हमारे लिए एसेट्स होता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। बेड डेट्स हमारे लिए नुकसान होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो आइए जी, हमारे पास सोल्यूशन है। हम बनाएंगे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
और एक बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। एक बनाया हमने प्रॉफिट एंड लॉस और एक बनाया हमने बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो ये बैड डेट जाना था, इसको हम लिख देंगे। ये बैड डेट से बेटा 50,000, ये हमने 50,000 यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। और डेटर जो है वो हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। यहाँ लिखेंगे डेटर्स और डेटर की वैल्यू 10 लाख रुपए। एडजस्टमेंट देखेंगे, एडजस्टमेंट में बैड डेट्स रिटन ऑफ है तो हम यहाँ से बैड डेट्स रिटन ऑफ को माइनस करेंगे। वो वैल्यू है 70,000 और यहाँ पे जाके ऐड कर देंगे बेटा। लेकिन ये ऑलरेडी बैड डेट्स हमारे पे अवेलेबल है तो इसको जब ऐड करेंगे तो लिखेंगे फर्दर बैड डेट्स। कितना जी? 70,000, ये ऐसे ऐड कर देंगे। टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,20,000 रुपए। इसमें से माइनस हो गया तो बेटा ये आ गया 9,30,000 रुपीज। इस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? ये सर क्लियर है। तो अगर उसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ बैड डेट्स का होता तो आप डायरेक्टली बैड डेट्स सिर्फ, सॉरी मैं कह रहा था कि अगर पहले से बैड डेट्स नहीं होता तो वहां पे आप जाके बैड डेट्स लिख देते डायरेक्ट। आइए नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर, एडजस्टमेंट नंबर 9। ओके सर, एडजस्टमेंट नंबर 9 क्या कहता है बेटा? एडजस्टमेंट नंबर 9 में है हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को दो चीजें करेंगे हम। क्या करेंगे भाई? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का पहला हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में एक लिखेंगे बेटा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक दिखाएंगे हम लोग बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को जाकर डेबिट साइड दिखा देंगे और डेबिट साइड जाकर हम इसे ऐड करेंगे। किसमें भाई? ऐड करेंगे बेटा, अगर कोई बैड डेट्स अवेलेबल है हम ऐड कर देंगे। किसमें ऐड करेंगे? बैड डेट्स में। पहले से जो बैड डेट्स है उसी में जाकर ऐड कर देंगे। बैलेंस शीट में हम इसे लेकर जाएंगे एसेट साइड। एसेट्स में जाके इसे लेस कर देंगे रिमेनिंग डेटर से। रिमेनिंग डेटर्स का मतलब है कि डेटर में से तो बैड डेट्स भी माइनस होता है और डेटर में से प्रोविजन भी माइनस होता है। तो पहले बैड डेट्स माइनस होगा, फिर जो बचेगा उसमें से आपको प्रोविजन माइनस करना है। तो एक ऐसा करते हैं सर, इस पे एग्जांपल दीजिए। तो इस पे मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। एक हमने ट्रायल बैलेंस लिया बेटा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और यहाँ पे ना बेटा हमारे पास है पहले से डेटर और एक बैड डेट से पहले से। डेटर की वैल्यू कितनी है? 10 लाख। अब बैड डेट्स की वैल्यू कितनी है? 20,000।
एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमने सबसे पहले आपके सामने लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एट द रेट ऑफ 10%। अब क्या करें, इसको सॉल्व करना है हमें से। तो बेटा डेटर जाता है बैलेंस शीट में, बैड डेट जाता है पीएनएल में, तो दो अकाउंट तो बनेंगे। एक बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा बेटा एक, और एक बन जाएगा बैलेंस शीट। तो हमने देखा कि डेटर तो एसेट्स होता है, तो हम इसे डेटर यानी बैलेंस शीट में एसेट साइड जाके 10 लाख लिखेंगे, और बैड डेट्स हमारा नुकसान होता है, तो हम यहाँ आ गए। $20,000 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद है यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो हमने माइनस करा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना परसेंट, 10%। 10% 10 लाख का कितना होता है जी, 10,000। 10,000 नहीं होता बेटा, 1 लाख होता है। 1 लाख कितने बच गए जी, 9 लाख। और इसी प्रोविजन को जाके हमने यहाँ ऐड कर दिया। और ये 1,20,000 हो गया। मैंने जैसा आपको बताया, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देखिए, मैंने आपसे बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो डेबिट साइड जाएगा और ऐड कर दिया जाएगा बैड डेट्स में। तो यहाँ पे बैड डेट्स था हमारे पास, तो हमने ऐड कर दिया है। हमने बैड डेट्स में क्या करा, प्रोविजन को बच्चे ऐड कर दिया। और इसी प्रोविजन के बारे में मैंने आपसे बोला कि बैलेंस शीट में एसेट साइड जाके उसे रिमेनिंग डेटर से माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग डेटर का मतलब था कि अगर कोई बैड डेट्स है जो कि डेटर में से माइनस हुआ होगा, उसमें बचेगा तो माइनस कर देंगे। तो हमने यहाँ प्रोविजन को माइनस किया और इस वैल्यू को जाके यहाँ पे ऐड कर दिया। ये एग्जाम्पल एक लिया हमने। एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर 2। डेटर्स, बैड डेट्स। पहले से डेटर है बेटा हमारे पास 10 लाख रुपए का, और बैड डेट से बच्चे 50,000 रुपए का। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं यहाँ पे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट आएंगे और यहां लिखेंगे बैड डेट्स। पिछली बार एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैड डेट्स नहीं लिया था मैंने, इस बार ले रहा हूं। बैड डेट्स रिटन ऑफ ₹70,000। और सेकंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10%। ये दो एडजस्टमेंट हो गए बेटा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि डेटर जो होता है एसेट्स होता है, यानी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैड डेट्स हमारे लिए नुकसान होता है, तो इसके लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। आइए जी हम एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं।
एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बेटा यहाँ तो ट्रायल बैलेंस में जो बेड डेट्स है उसको हमने यहाँ नोट कर लिया, वो बेड डेट्स था 50,000। डेटर जो था वो बैलेंस शीट में आ जाएगा बच्चे। अब बात करते हैं ये बेड डेट्स रिटर्न ऑफ जो है 70,000, उसका क्या करना है। यहाँ लिखना है जी, हमने बताया था कि एसेट्स में से माइनस करेंगे आप, तो ये 70,000 को आप माइनस कर देंगे, जो बचेगा 9,30,000 उसे नीचे लिखेंगे। और ये जो बेड डेट्स है ऑलरेडी अगर पीएनएल में बेड डेट्स है तो एडजस्टमेंट्स वाले बेड डेट्स को हम लोग क्या करते हैं बेटा, जाके ये बेड डेट्स को हम जाते हैं एडजस्टमेंट में और ऐड कर देते हैं। यहाँ पर क्या कहे क्या ऐड करते कहते हैं बेटा फर्दर बेड डेट्स। सत्तर हजार, ये जो एडजस्टमेंट में बेड डेट्स है उसे यहां से माइनस करके यहाँ ऐड करेंगे, लिखेंगे आप फर्दर बेड डेट्स। फिर आप माइनस करेंगे, ये पहला हो गया बेटा। ये सेकंड में आप क्या माइनस करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये प्रोविजन को जब आप माइनस करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 10%, तो ये आएगा बेटा 93,000। ठीक है जी, इस 93 को आप माइनस कर दीजिएगा। 9,30,000 में से 93,000 को आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 8,37,000। और इसको जाकर आप ऐड कर दीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 93,000। क्लियर है। तो बेटा ये बेड डेट्स, ये प्रोविजन दोनों डेटर में से ही माइनस होते हैं, लेकिन पहले बेड डेट्स को माइनस करते हैं, फिर प्रोविजन को माइनस करते हैं, और इन दोनों वैल्यू को पहले से ऑलरेडी अगर कोई बेड डेट्स गिवन है तो उसमें ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो बेड डेट्स ऐड करते वक्त फर्दर बेड डेट्स लिखेंगे, प्रोविजन को डायरेक्ट नाम से लिखेंगे। 50,000 प्लस 70,000 प्लस 93,000, ये वैल्यू 2,13,000 है। तो ये ओवरऑल पूरा हमारा एग्जाम्पल है। बताइए बच्चे, ये एग्जाम्पल्स क्लियर हैं आपको? यस सर। ठीक, मैं एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल, इसमें और भी चीजें आती हैं और चेंजेस आते हैं, उसको भी डिस्कस करते हुए एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। देखिए जी, हमने एक ट्रायल बैलेंस बनाया बेटा, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का। डेटर्स 10 लाख, बेड डेट्स 50,000। एक नई चीज हमने ऐड करी इसमें बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अभी तक हम एडजस्टमेंट में देख रहे थे, लेकिन अब प्रोविजन हमारे पास और भी है, और ये है 20,000 का प्रोविजन, जो कि क्रेडिट साइड है। प्रोविजन जो है बच्चे ये क्रेडिट साइड है। अब इसके बाद है हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है बेटा हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%। सेकेंड है बेटा बेड डेट्स रिटर्न ऑफ ₹70,000। तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक पॉइंट बढ़ गया है, वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते वक्त ध्यान रखेंगे कि भाई आपको ये डेटर, बेड डेट्स, प्रोविजन के बारे में सोचिए, तो डेटर ये बैलेंस शीट में जाता है, ये बेड डेट्स ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रोविजन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है।
ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाया है, इसके नीचे ही हम बनाते हैं बैलेंस शीट भी। ये बेटा हमारी बैलेंस शीट। तो हमने क्या किया, डेटर जो था ना, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में डेटर था, हम उसे एसेट्स में लिख देते हैं और उसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए। और उसके बाद जो बैड डेट्स है वो पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, वो है 50,000 की। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है उसका अभी कुछ नहीं करना है, जब सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद सोचेंगे। सर सारा क्वेश्चन मतलब का ये है कि जो प्रोविजन, ये एडजस्टमेंट में उसके बारे में पहले कर लेते हैं, पहले ये बेड डेट्स है इसको कर लेते हैं, ये दो एडजस्टमेंट जब हो जाएंगे देन उसके बाद प्रोविजन जो ऑलरेडी आपको गिवन है उसके बारे में सोचना है, उससे पहले आपको नहीं सोचना। तो डेटर से हमने माइनस किया भाई, डेटर से हमने क्या माइनस किया, डेटर से हम माइनस करते हैं पहले बेड डेट्स को, ठीक है जी। यस डेटर से हम माइनस करते हैं बेटा बेड डेट्स को, और बेड डेट्स की वैल्यू है 70,000। ये बच जाता है बेटा 9,30,000 रुपए। अब ये जो बेड डेट्स है इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं, क्या कहकर ऐड करते हैं, फर्दर बेड डेट्स। क्या कहते हैं जी, फर्दर बेड डेट्स 70,000। बच्चे इसे जब ऐड करते तो ये हो जाता है 1,20,000। उसके बाद हम वापस आते हैं, माइनस करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% था, इसका मतलब ये 93,000 था। और ये 9,30,000 में से हम 93,000 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा 8,37,000। ये 93 को हमने माइनस किया और इसी को यहाँ पे भी ऐड कर दिया जाकर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जिसकी वैल्यू है 93,000। तो बेटा ये 1,20,000 प्लस 93,000, ये वैल्यू होगी 2,13,000। इतना करने के बाद अब हमें सोचना है कि जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन था क्रेडिट साइड में उसका क्या करेंगे। तो बेटा अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन है क्रेडिट साइड में तो आप उसको बेटा ये जो बेड डेट्स है, फर्दर बेड डेट्स, ये प्रोविजन सबको ऐड करने के बाद इसको हम माइनस करते हैं, इसको कहते हैं करंट ईयर का प्रोविजन। और जो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी गिवन है उसे कहते हैं हम प्रीवियस ईयर का। तो ये प्रीवियस ईयर वाली जो वैल्यू होती है उसे हम माइनस कर देते हैं, ये वैल्यू है आपकी 20,000 और उसके बाद यहाँ पे दिखाते हैं ये वैल्यू आ गई 1,93,000। बताइए बच्चे, ये थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन समझ आया है कि नहीं, पहले ये मुझे आप समझा दो। यस ओके चलिए, तो ये हमने एडजस्टमेंट जो है 9 कर लिया आई थिंक, है ना। 8 9 दोनों एक साथ ही बता दिए मैंने आपको, और यस डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया जितनी भी थी प्रोविजंस। एक इसी में और ऐड हो जाता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। इसके बाद हम उससे पहले कुछ और देखना चाहेंगे। आइए एडजस्टमेंट नंबर 10। एडजस्टमेंट नंबर 10, ठीक है जी। एडजस्टमेंट नंबर 10 क्या है बेटा, एडजस्टमेंट नंबर जो 10 है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या करना है, ये दो जगह लिखेंगे आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तो बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है और एक जाता है आपके बैलेंस शीट में। सर प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों? क्योंकि बेटा ये एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए, कंपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है, ओनर को ही देती है, लेकिन कंपनी के लिए नुकसान होता है, तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड जाता है, और डेबिट साइड जाता है और डायरेक्ट वहां पे जाके किसी में ऐड नहीं करना, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देना है। लेकिन बैलेंस शीट में जो साइड होती है वो है लायबिलिटी साइड, क्योंकि ओनर को दिया जाता है, तो बच्चे ये ऐड करा जाता है, किस में ऐड करते हैं, ये कैपिटल में ऐड करते हैं। अब आइए जी इसके एग्जांपल ले लेते हैं एक, कि सर कैसा क्वेश्चन होगा। देखिए भाई इस तरीके से क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी। एक आपको दिया गया है कैपिटल, और ये कैपिटल की वैल्यू जो है बच्चे वो है 1 लाख रुपए की। ठीक है जी, कैपिटल की वैल्यू 1 लाख है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दे रखा है। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास वो ये है कि इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पर एनम लिखा हुआ रहेगा बेटा, जब भी रहेगा इसमें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम के हिसाब से आपको। अच्छा सर, चलिए सर दे देते हैं 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैसे करेंगे, देखिए हम बेटा कैपिटल तो बैलेंस शीट में जाता है, लेकिन इंटरेस्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, और इंटरेस्ट पहले से ट्रायल बैलेंस में नहीं है, इसका मतलब ये अभी आउटस्टैंडिंग हमने दिया ही नहीं होगा इसको। तो हमारे सॉल्यूशन बनेगा, एक तो बेटा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, एक आएगा जी बैलेंस शीट। एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक आएगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमारे पास आएगा कैपिटल, कैपिटल की वैल्यू होगी बेटा 1 लाख रुपए, और इसी कैपिटल पे आपको निकालना है इंटरेस्ट। बस आपको ये चेक करना होता है कि कैपिटल पूरे साल, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस अगर साल में स्टार्ट हुआ तो साल से रहेगा, बिजनेस अगर 9 महीने 8 महीने पहले स्टार्ट हुआ तो 9 महीने 8 महीने का ही इंटरेस्ट देंगे, उससे ज्यादा आप नहीं देंगे। तो इंटरेस्ट 1 लाख का, हाँ सर 1 लाख का 10% आप निकालेंगे तो ये आएगा जी 10,000 रुपये। टोटल कितना हो गया जी, ये हो गया जी 11,000 रुपये। और ये जो इंटरेस्ट है आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपये। बहुत सिंपल, क्लियर है बेटा। ये एडजस्टमेंट नंबर 10 था। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर, 11,000 कैसे होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ये 1,10,000 रहेगा। बिल्कुल, वेरी गुड, ये 1,10,000 रहेगा, सॉरी बेटा। चलिए अब इसी का एक थोड़ा इससे ऊपर का लेवल का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसमें और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। देखिए क्या होता है कि आपको उन्होंने दिया, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, यहां दिया जी डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ना बेटा हमेशा बनता है एंड में, तो कैपिटल आपको दे रखा है 10 लाख रुपए का। ठीक है, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1, लिखा हुआ है कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस ऑन 1st जुलाई ₹3 लाख। इन्होंने बोला कि भाई देखो जो कैपिटल है मेरे पास, ये टोटल 10 लाख का कैपिटल है, साल के एंड में दिख रहा है आपको, लेकिन 3 लाख का कैपिटल जुलाई में इंट्रोड्यूस हुआ था एडिशनल। ठीक है जी, इसका मतलब शुरुआत में जो कैपिटल रही होगी बेटा वो 7 लाख रही होगी, फिर जुलाई में 3 लाख ऐड हो जाने के बाद वो कैपिटल हो गया होगा 10 लाख का। बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम के हिसाब से। सॉल्यूशन, सबसे पहले आएंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस पे। और फिर आएंगे जी हम लोग बैलेंस शीट में। अब देखिए, आप बैलेंस शीट में आके कैपिटल तो लिख देंगे और टोटल 10 लाख ही लिखना है आपने, कोई 3 लाख अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस है वो आपको एंड में ही बनता है। तो जो इन्फॉर्मेशन 10 लाख है इसमें एडिशनल कैपिटल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है, लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा सर, अब प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट निकालने की जब बारी आएगी तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने। देखिए, जो इंटरेस्ट है, अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल में हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ और जी 31 मार्च में हमारा बिजनेस क्लोज होता है। यहाँ पे 10 लाख का कैपिटल है जो कि जुलाई में इंट्रोड्यूस हुआ था, 7 लाख, तो यहाँ कितना रहेगा जी 3 लाख। अब ये जो 3 लाख है यहां से यहां तक चलता रहा, सॉरी यहाँ पे 3 लाख आया, यहाँ पे 7 था, 7 चलता रहा, फिर यहाँ से प्लस हो गया, उसके बाद ये आगे कितना चलता रहा बेटा 10 लाख जा रहा। शुरू में कितना था 7 लाख, यहाँ पे ऐड होते ही 10 लाख हो गया। तो जब हम इंटरेस्ट देंगे तो यहाँ से यहाँ तक 7 लाख पे देंगे, यहाँ से यहाँ तक 10 लाख पे देंगे एक तरीका। दूसरा ये तो आप 7 लाख पे पूरे साल का दे दीजिए और 3 लाख पे अलग से जुलाई से काउंट कर लीजिए 9 मंथ का, एक तरीका ये भी है। तो हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले नीचे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू का 7 लाख इंटू का 10% होल ईयर, पूरे साल का ले रहा हूं बेटा मैं, यहां से यहां तक जो है 7 लाख पे ले रहा हूं और यहां से यहां तक मैं 3 लाख पे ले लूंगा, प्लस 3 लाख इंटू का 10% जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ, 9/12, तो ये हो गया जी 70,000 प्लस 3 लाख 10% इंटू का 9 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया जी 22,500। आओ जी 70,000 और 22,500, तो ये वैल्यू हो गई जी 92,500। इस तरीके से आप इंटरेस्ट निकालेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसकी वैल्यू है 92,500, और यहाँ पे इंटरेस्ट लिखेंगे आप डेबिट साइड में, वो वैल्यू लिखेंगे आप 92,500। क्लियर है बेटा? बताइए यहां तक कोई दिक्कत हुई है अभी तक तो मुझे समझाइए, मुझे बताइए, फिर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। क्लियर है सर। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने एडजस्टमेंट हो गए बेटा बताएंगे? 10 सर। चलो, अब आइए
11 एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 11, अब लिखते हैं हम लोग एबनॉर्मल लॉसेस के बारे में। एबनॉर्मल लॉसेस अनइंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस नहीं है, ऐसा भी एबनॉर्मल लॉस। बेटा एबनॉर्मल लॉस उसे कहते हैं, ऐसे लॉस जिसको हम लोग की लापरवाही की वजह से हुए। एग्जाम्पल के तौर पे लॉस बाई फायर, ऐसा नहीं कि कोई काम करेंगे तो उसमें आग लगना जरूरी है, वो हमारी लापरवाही की वजह से लगता है। या लॉस बाई थेफ्ट, या फिर लॉस इन ट्रांजिट, कुछ भी ऐसा लॉस जो कि एबनॉर्मल है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते थे और हमने कंट्रोल नहीं किया, ऐसा कोई नुकसान हो गया। और वो नुकसान क्या हुआ है? वो नुकसान हुआ है स्टॉक का, सिर्फ आप इतना समझेंगे, स्टॉक का नुकसान हो गया, स्टॉक जल गया, स्टॉक चोरी हो गई, स्टॉक रास्ते में आ गया था तो टूट फूट गया। ठीक है जी। तो ये जो लॉसेस हैं, इन ऐसे लॉसेस को आप कहाँ दिखाएंगे? तो ये डिपेंड करता है इन लॉस का क्या आपने इंश्योरेंस करवा रखा था या इंश्योरेंस नहीं करवाया था। तो पहले हम सीखेंगे कि मान लेते हैं कि हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया है, तब क्या करेंगे, और अगर इंश्योरेंस करवाया होता तब हम कैसे डील करेंगे। दो चीजें हम अलग अलग तरीके से सीखेंगे। तो पहले आते हैं अनइंश्योर्ड पे, इंश्योरेंस नहीं है उसके हिसाब से। ठीक है सर, चलिए उसके हिसाब से ही आते हैं। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं कि, नहीं पहले समझ लेते हैं क्या करना है। दो जगह जाएगा बेटा, एक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। दूसरा जो है आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे और ये डेबिट साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा ये। ठीक है जी, ओके। किसी में प्लस माइनस होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सर, अब क्या करें? तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने देता हूं। ये है डेबिट, क्रेडिट। यहां लिखा हमने स्टॉक, यहां लिखा बेटा हमने परचेजेस 10 लाख, ओपनिंग स्टॉक 50,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख दिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर, आग लग जाने की वजह से हमारा स्टॉक जो है वो जल गया है, नुकसान हुआ है उसका, और उसकी वैल्यू जो है ₹20,000, ये है हमारी बुक वैल्यू। लेकिन वो बिक सकता था, अगर वो होता तो मार्केट वैल्यू होती उसकी 80,000। 80,000 बेटा उसकी मार्केट वैल्यू। अब मुझे बात बताइए, ठीक है जी, अब आप मुझे ये बताइए कि जो नुकसान हुआ है, मैं नुकसान को 20,000 मान के चलूं या 80,000, पहले तो ये समझना है। और आगे लिख ले सकते हैं नॉट इंश्योर्ड। ठीक है, इंश्योर्ड नहीं था, इंश्योरेंस नहीं ले रखा था मैंने।
तो बेटा हमें क्या करना है, हमेशा विच एवर इज लोअर, कोई नुकसान फ्यूचर में आपके स्टॉक का हो बिक सकता था कोई स्टॉक फ्यूचर में और वो आज नुकसान हो गया, तो हमें हमेशा कम वाली वैल्यू को कंसीडर करना होता है। जैसे ये 20,000 की वैल्यू आपकी कम हो गई है, आग लगा है, तो हम 20,000 बुक वैल्यू को ही समझेंगे नुकसान। हम फ्यूचर में एस्टिमेटेड वैल्यू या मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू को नुकसान नहीं मानेंगे। ठीक है, कैसे करना है मैंने आपको बोला था, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे वहां लिखेंगे, एक पीएनएल अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड जाके वहां पे भी लिख देंगे आप। ठीक है जी, आइए बेटा, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं इसका, और एक प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसी क्वेश्चन में एक लाइन और जोड़ देता हूं, चलिए, बी लाइन, क्लोजिंग स्टॉक। एक लाख का क्लोजिंग स्टॉक भी है। चलिए, तो हम बनाएंगे जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसके हिसाब से जरा। सबसे पहले बनाएंगे बेटा हम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में इधर आएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक, और इस साइड आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। जो ओपनिंग स्टॉक आएगा बेटा वो तो हमारे पास था शायद, एक बार बताएंगे आप कितना लिखा आपने परचेजेस? 50,000। 50,000। और परचेजेस बेटा 10 लाख। 10 लाख रुपीस। चलिए छोड़ो, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। एक ऐसे ही पीएनएल अकाउंट भी बन जाएगा, और एक बन जाएगा बेटा बैलेंस शीट। ठीक है जी, एक बन जाएगा हमारा बैलेंस शीट। तो देखिए जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो बैलेंस शीट में आता है, ये तो आप जानते हैं। ये ओपनिंग यहाँ जाता है, परचेज यहाँ, तो बाकी देखिए किसी इंफॉर्मेशन पे ना परचेज पे, ना ओपनिंग स्टॉक पे, ना ही क्लोजिंग स्टॉक पे, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है आग लगने की वजह से। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि देखिए जब स्टॉक में आग लग जाती है बेटा, तो स्टॉक के आग लगने की वजह से ना, जब हम लोग जाते हैं, जितना हमने खरीद के लाया वो तो लिखा, जितना पहले से था वो लिखा, लेकिन जब स्टॉक को हम काउंट करने गए तो पता लगा यार वहां तो इतने का स्टॉक जो है ना मिसिंग है, क्योंकि आग लग गया तो नुकसान हो गया था। तो उसके बाद जो बचा है उसी को क्लोजिंग स्टॉक कह रहे हैं ना। क्लोजिंग स्टॉक आग लगने से पहले का काउंट नहीं हुआ है, आग लगने के बाद हुआ है, इसलिए किसी और चीज को माइनस करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। बस हाँ, इधर हमने एक्सपेंसेस में दिखा रखे हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे क्रेडिट साइड, यहाँ लिखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। और ये जो यहाँ आएगा बेटा ये नुकसान है आपके पीएनएल अकाउंट में भी सेम चीज लिखेंगे आप, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो वैल्यू हम कर लेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर में से, दोनों वैल्यू को हम माइनस करेंगे। अब ये आग जो लगी थी उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि एक तो 20,000 की थी, मार्केट वैल्यू उसकी 80,000 थी, तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000 लिखेंगे, और यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग 20,000। ये हमारा प्रेजेंटेशन है। अगर इंश्योरेंस नहीं है तब ऐसा करेंगे, इंश्योरेंस होगा तो थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा आपका। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है जी। अब अगर आप इसमें मानते हैं कि मान लीजिए कि भैया कोई क्लोजिंग स्टॉक है, सॉरी एक मिनट, अब यहाँ पे एक लिया सिचुएशन नंबर, एग्जाम्पल ही लिख लेता हूँ, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर रुपीज 20,000
इंश्योरेंस कंपनी accepted claim rupees 8,000। कह रहे जी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आग लग जाने की वजह से जो नुकसान हुआ है वो है 20,000 का। इंश्योरेंस कंपनी को हमने बोला जी आग लग गया, आप पैसा थे, उन्होंने बोला जी देखो जो स्टॉक थे उसके खराब थे, ये वो जो भी करते करते उन्होंने डिस्कस करके 8,000 रुपए इंश्योरेंस क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया कि जी हम 8,000 आपको दे देंगे। अब ध्यान से समझेंगे, देखिए आग लगा तो 20,000 का नुकसान, तो आपका 20,000 का है। अब 20 की आपको तकलीफ हो रही थी, उतने में कोई आके कहता है कि बेटा चुप हो जाए, ऐसा करना 8 ले और खुश रहे यार थोड़ा सा, तो देखो मेरा दुख तो जरूर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं कम होगा। आग तो लगने से स्टॉक जितना कम हुआ था वो तो हुआ ही है, लेकिन दुख अगर जो हम देख रहे थे वो कम होगा। मैं आपको बोलूं जैसे ये स्टॉक कम होना है, ये मेरा दुख है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी चीजें दिखाती है दुख होती है हमारे। डेबिट साइड में हमारे दुख दिखते हैं और यहाँ पे हमारा सुख दिखता है। तो बेटा ये दुख था 20,000 रुपए को, हो बहुत तकलीफ हो रही थी कि 20,000 का नुकसान हुआ। इस सिचुएशन में हुआ 20,000 का नुकसान है, लेकिन 8,000 कंपनी देने को तैयार है, वो एक्सेप्ट कर रही है क्लेम, अभी हाथ में नहीं दिया लेकिन एक्सेप्ट कर रही है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं चलो जी ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रेजेंटेशन होगा बेटा वो क्या होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाएंगे ना, तो वहां पे नुकसान तो आपका उतना ही दिखेगा। मैं आपको छोटा सा बना के दिखाता हूं। आप यहाँ पे क्रेडिट साइड लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर, वो तो बेटा आप 20,000 ही लिखेंगे, ये तो कम नहीं हुआ, आग लगने से जितना सामान जलना था उतना जला ही है वो। लेकिन कंपनी जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने की बारी आएगी तो अपने दुख को कम लिखेगी। वो यहां पे लिखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर, कितना लिखेंगे जी, हम यहां लिखेंगे 12,000। जो 20,000 था उसमें से 8,000 को हटाकर लिखेंगे। ठीक है सर, आपने ऐसा करा। तीसरी बात यह है कि बैलेंस शीट में हम इंश्योरेंस कंपनी को एज एन एसेट्स मान लेंगे। इंश्योरेंस कंपनी, उसे बोलेंगे भाई 8,000 आप पे हमारे बाकी रहे, या इंश्योरेंस क्लेम भी लिख सकते हैं आप इसे। हम ये बोलेंगे कि आप पे मेरे कितने बाकी रहे, 8,000 रुपए बाकी रह गए, ऐसा हम इसको बताएंगे। तो ये हमारा ओवरऑल प्रेजेंटेशन होने वाला है विद इंश्योरेंस और विदाउट इंश्योरेंस में, जो मैंने आपको डिस्कस करे। क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलिए, सारे एडजस्टमेंट आप रिवाइज कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे होंगे तो प्लीज रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में मुझसे आप डिस्कस कीजिएगा। मैंने अब तक कितने 11 बता दिए बेटा आपको? यस ठीक है। एक मिनट बेटा। जी, तो बस आज के लिए इतने ही रहने देते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और भी एक आध दो एडजस्टमेंट है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय सर।